स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ा। देन एड्सॉर्प्शन की टर्मिनोलॉजीज़ में हमने एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, सॉर्प्शन और ऑक्लूजन को स्टडी किया। अभी हम समझेंगे मैकेनिज़्म के बाद हीट, जिसको हम एंथैल्पी से डिनोट करते हैं। हीट का रिलीज़ होना, हीट का एब्जॉर्ब होना। हमारे केस में एड्सॉर्प्शन अगर हो रहा है उसमें हीट का क्या रोल है। जनरली जब जब अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस होती हैं, जैसे एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर आकर रुकना एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, और हमारे पास 90% ऑफ द केसेस में जब जब इंटरैक्टिव अट्रैक्शंस होंगी तो हम बोलेंगे द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो एड्सॉर्प्शन इन दैट सिनेरियो इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो यस, वी ऑल नो दैट व्हाट इज एक्सोथर्मिक, दैट रिएक्शन विच इज accompanied by the release of heat। तो हमारे केस में एड्सॉर्प्शन अगर होगा तो उसमें क्या रिलीज होगा? हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, जब हम एक यूनिटी फैक्टर को लेंगे हमेशा, एड्सॉर्प्शन हुआ कितना हुआ, किस रेट पे हुआ, कितने एंटिटी में हुआ, यूनिटी में हुआ, तो हम बोलेंगे जितनी भी हीट रिलीज हुई होगी जब 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट, हमने यूनिटी फैक्टर दे दिया ताकि हम कैलकुलेट कर सकें, ताकि हम न्यूमेरिकल्स निकाल सकें। कितना अमाउंट रिलीज हुआ हीट का जब 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट में क्या हो गया होगा? एड्सॉर्ब। उसको हम बोलेंगे मोलर हीट, क्योंकि अपने मोल के साथ इसको रिलेट कर लिया, या मोलर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। सो व्हाट इज हीट एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड जब 1 मोल एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब्ड हुआ होगा ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड मोलर हीट or molar enthalpy of adsorption. So this is a simple definition related to adsorption, and the process is exothermic. Next thing which is not of that utter importance, but ये usually 3 marks का पूछा जा सकता है as an exception always, तो वो है free energy change of adsorption। जैसे आपने एंथैल्पी को रिलेट किया वैसे ही आप रिलेट करेंगे फ्री एनर्जी को भी। हम सबको एक चीज पता है कि एड्सॉर्प्शन कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। कौन सा है? एक्सोथर्मिक। तो एड्सॉर्प्शन जब जब होगा तो रिलीज होगा क्या? एनर्जी। क्या रिलीज होगा? एनर्जी। अगर एनर्जी रिलीज होगा तो जो आपका एंथैल्पी है उसका वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव आएगा, और वो फेवर करेगा प्रोसेस को, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी, क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। अब जब एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो जाएंगे एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे तो उनका मूवमेंट कम हो जाएगा। तो एड्सॉर्प्शन ने 2 काम किए फिर। एक, रिलीज किया हीट को, दैट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव, और दूसरा, उसने जो मॉलिक्यूल्स हवा में घूम रहे थे उनको स्टेबल कर दिया ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो जिसका मतलब क्या हो गया? एंट्रोपी डिक्रीज हो गया। जब एंट्रोपी डिक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो गया ना, क्योंकि जो एड्सॉर्बेंट पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स आके रुके वो अब मूव फ्रीली नहीं कर सकते। दैट इज वाई एंट्रोपी क्या हो गया? उन एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स का कम हो गया। सो इन दैट सिनेरियो डेल्टा एस इज नेगेटिव। डेल्टा एस क्या हो गया हमारा? नेगेटिव हो गया। अब हम जाते हैं 11th में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन टू फाइंड आउट व्हाट द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब डेल जब साइन डालते हैं हम, दैट इज चेंज इन एनीथिंग,
अगर G होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी में, H होगा तो एंथैल्पी में, अगर S के साथ डेल जुड़ा है तो चेंज इन एंट्रोपी। और चेंजेस हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? बाय सब्सट्रैक्टिंग इनिशियल स्टेट फ्रॉम फाइनल स्टेट। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा G इज व्हाट? इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब कोई भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G को नेगेटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। और ये तभी हो सकता है जब डेल्टा H नेगेटिव हो या डेल्टा H शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा S इन मैग्नीट्यूड। तो हमारे केस में जब हम यहां तक ट्रिकल डाउन करके आ गए तो हमने देखा एड्सॉर्प्शन किस में रिजल्ट करता है? रिलीज ऑफ एनर्जी, डेल्टा H इज नेगेटिव। इट डिक्रीजेस एंट्रोपी क्योंकि मूव नहीं कर सकते एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, डेल्टा S इज नेगेटिव। और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के हिसाब से वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एड्सॉर्प्शन अगर होगा तो डेल्टा G को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। और डेल्टा H शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा S। लेकिन शुरुआत में ये ठीक रहेगा, डेल्टा H इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी डेल्टा S। बट जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता जाएगा एड्सॉर्प्शन का, तो जो डिफरेंस है बिटवीन दीज टू डेल्टा H एंड टी डेल्टा S, इट डिक्रीजेस। और ये डिक्रीज होते होते, कम होते होते एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन डेल्टा H बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा S। और उस केस में व्हेन बोथ दीज एंटिटीज आर इक्वल तो डेल्टा G क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अगर डेल्टा G ज़ीरो हो गया तो हम बोलेंगे यहाँ तो स्पॉन्टिनिटी खत्म हो गया। Here an equilibrium is obtained, एस्टैब्लिश हो जाएगा इक्विलिब्रियम। और उस इक्विलिब्रियम को नाम देंगे हम एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। क्या नाम देंगे हम? एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो यहाँ पे फर्दर कोई भी एड्सॉर्प्शन होने वाला नहीं है। तो दिस इज हाउ we can relate free energy change of adsorption. It is good for competitive exams as well. One more glitter. Free energy change क्या होगा? Adsorption result करता है decrease in entropy. That is delta S is negative. Delta H is also negative. And for spontaneous process, delta G has to be negative in this equation. And for that to happen, delta H should be greater than T delta S, where T is absolute temperature in Kelvin. And as the process proceeds, as adsorption will happen, delta H and T delta S have decreased values and they will come close to a halt when delta H becomes equal to T delta S. In that scenario, delta G becomes what? Zero. Because both these entities have equal values, then it becomes zero. Then in that case we attain an equilibrium known as adsorption equilibrium. और यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, डेल्टा G जीरो हो गया, फॉर डेल्टा G हैज टू बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर ये जीरो हो गया तो आप समझ आइए क्या नहीं हो रहा है, फिर एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सो प्लीज गो थ्रू इट, हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट and revert back. Thank you.